हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय एकेडमी। कंपनीज एक्ट 2013 की हमारी सीरीज में ये आज का हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी उन 6 लैंडमार्क केसेस के बारे में जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के टॉपिक में बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने न्याय एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैंने आपके सामने ये केसेस की लिस्ट यहाँ पे बना दी है, ठीक है। दीज आर ऑल द रेलेवेंट केसेस ऑन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। देखिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का जो टॉपिक है मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कौन से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो है किस केस में कोर्ट ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई करती है एंड इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इन केसेस में ये 6 केसेस वो सिचुएशंस हैं जहां पे कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को अप्लाई किया है और सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिनाई किया है। सबसे पहला जो हमारे पास केस है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the first case that we have is to prevent evasion of taxes। तो जहां पे कंपनी टैक्स इवेड करने के लिए, अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को इवेड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट की आड़ लेते हैं और वहां पे कोर्ट ने ऐसा उनको रोकने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। सो द फर्स्ट केस दैट वी हैव इन दिस टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्सेस इज री सर दिनशो मैनेजी पेटी। सो दिस वाज द केस। इस केस के फैक्ट्स क्या है मैं आपको फटाफट से जल्दी बता देती हूँ। देखिए, जो असेसी है इस केस में, यानी टैक्स का जो असेसी है वो एक बहुत ही वेल्दी मैन था, वाज अ रिच मैन और ह्यूज इनकम उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट से आती थी। तो इस इनकम को उन्होंने क्या किया, 4 प्राइवेट कंपनीज बना दी। सो इन 4 प्राइवेट कंपनीज में उन्होंने अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी और ये और जितना भी मनी उनको आती थी अपनी कंपनी से थ्रू डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, वो इन 4 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दी और फिर इन्हीं 4 कंपनीज से ऐसे प्रिटेंड किया कि ये जो इनकम मैंने अपनी यहाँ इन कंपनीज में डाली है, और वहीं से उनसे लोन लेकर ऐसे दिखाया कि ये जो मेरे पास आया है ये मैंने इन 4 प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है। तो ये पूरा आइडिया क्यों था, ये उन्होंने स्कीम क्यों बनाई कि अपनी ही इनकम पहले 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल दी, ठीक है, और एजेंट भी वही थे उस कंपनी के, और फिर वहीं से अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कि मैंने यहाँ इन कंपनी से लोन लिया है। द आइडिया वाज टू स्प्लिट हिज इनकम, कि अपनी इनकम को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करें ताकि टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। सो उन्होंने अपनी इनकम को ऐसे दिखाया कि इनकम नहीं है, ये तो मैं लोन ले रहा हूँ। तो अपनी इनकम को इस तरीके से उन्होंने डाइवर्ट किया, इस तरीके से चैनलाइज किया कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लोन के फॉर्म में दिखा रहे हैं। सो द होल आइडिया वाज टू इवेड टैक्सेस। इसीलिए इस केस में दिस वाज हेल्ड कि जो कंपनी है इट वाज फॉर्म्ड बाय एसएससी प्योरली एंड सिंपली विद द मींस टू अवॉइड टैक्स। तो सिर्फ इसी कारण से इन्होंने ये कंपनीज बनाई थी ताकि टैक्स अवॉइड कर सके। एंड कंपनी वाज नथिंग मोर देन द एसएससी हिमसेल्फ। तो कंपनी कुछ और नहीं बल्कि एसएससी खुद ही वो कंपनी है। सो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डीरिकॉग्नाइज करते हुए कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए यहाँ पे उनको लायबल किया फॉर टैक्सेस। The next case that we have is to prevent fraud or improper conduct। तो अगर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी की आड़ में या कंपनी बनाकर कोई फ्रॉड प्ले करता है किसी के ऊपर या इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट करता है, तो वहां पे कोर्ट ऐसा अलाउ नहीं करेगी एंड कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड विल सी थ्रू कि कौन वो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉड के लिए और इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट के लिए, एंड दे विल बी हेल्ड लायबल। सो हमारे सामने जो केस है वो है जॉन्स वर्सेस लिपमैन का, ये 1962 का केस है। इसमें क्या हुआ था, देखिए फटाफट से फैक्ट्स देख लेते हैं। ए ने अग्री किया कि बी को वो कुछ लैंड बेचेंगे, ठीक है, और अभी इस डील की जो ये लैंड सेलिंग की डील है इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पेंडिंग थी। इस दौरान जब पेंडिंग फॉर्मेलिटीज के दौरान ए ने क्या किया, अपनी ही एक कंपनी बनाकर खुद की लैंड कंपनी को बेच दी और उस कंपनी में एक खुद और उनका एक क्लर्क जो है वो दे वर दी ओनली शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। तो ये 2 ही लोग थे जो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के फॉर्म में उस कंपनी में थे। ये क्यों किया था ए ने, ये इसलिए किया था कि उन्हें पता था कि बी के साथ जो मैंने डील की है अगर मैं उस डील को ऑनर नहीं करूंगा तो बी जो है वो सूट फाइल करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और जब लैंड ही नहीं रहेगी मेरे पास, मैं कंपनी को ट्रांसफर कर दूंगा तो वो डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं एनफोर्स हो पाएगी। तो उस डिक्री से बचने के लिए ए ने ऐसा किया कि कंपनी बनाकर लैंड कंपनी को ट्रांसफर कर दी।
कोर्ट ने इस केस में बोला कि जो कंपनी है इट इज नथिंग बट इट इज अ क्रिएचर ऑफ ए टू मास्क to avoid recognition and in the eyes of equity A must complete the contract. तो कंपनी ने कोर्ट ने बोला ये जो कंपनी इन्हें बनाई है ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि इस बात को वो ढक सके, कवर कर सके कि लैंड जो है वो अभी भी उसी के पास है। वो ये दिखाना चाहते थे कि लैंड मैंने कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, लैंड मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं अब बी के साथ जो मेरी डील है उसको ऑनर नहीं कर सकता। जबकि कोर्ट ने बोला कि इक्विटी के फेयरनेस जस्टिस जो है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो सारा कंट्रोल है वो एक ही पास है और कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, तो ही इज इन अ पोजीशन तो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, तो उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए। सो यहाँ पे कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी के जो कंसेप्ट है उसको डिनाई करते हुए वेल को लिफ्ट किया और बी को रिलीफ दिया। नेक्स्ट थर्ड केस दैट वी हैव इज डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए अगर आपको कंपनी का रियल कैरेक्टर जानना है, ठीक है, देखिए कैरेक्टर जनरली एक पर्सन का होता है, बट कंपनी भी हम कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी टू हैज अ कैरेक्टर वेदर इट इज एनिमी कंपनी और अ फ्रेंडली कंपनी। सो रियल कैरेक्टर जानने के लिए कोर्ट जो है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को अप्लाई करते हैं। सो द केस दैट वी हैव इज डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। देखिए ये केस ना सिर्फ कंपनी लॉ में इंपॉर्टेंट है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत बार एमसीक्यूज में, बहुत ही लीगल एग्जाम्स में इस केस को पूछा गया है कि ये केस किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो ध्यान से सुनिएगा इस केस को। देखिए इसमें क्या हुआ, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, ठीक है, उसका इनकॉर्पोरेशन इंग्लैंड में हुआ और उस कंपनी का पर्पस था, कंपनी क्यों बनाई गई थी, टायर्स बेचने के लिए, और जो टायर्स हैं वो एक जर्मन कंपनी द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। तो जर्मन कंपनी के द्वारा जो बनाए गए टायर्स थे उनके बेचने के लिए इंग्लैंड में कंपनी बनाई गई, और ज्यादातर जो शेयर्स हैं इस इंग्लिश कंपनी में वो उस जर्मन कंपनी के हाथ में थे। जो एक शेयर को छोड़ के बाकी सारे शेयर्स जर्मन कंपनी के हाथ में थे, और जो सारे डायरेक्टर्स हैं इंग्लिश कंपनी के वो भी जर्मन ही थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1939 से जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू, उस दौरान जो इंग्लिश कंपनी थी इसके खिलाफ इंग्लैंड के अंदर एक एक्शन लेकर आए कोर्ट में एक सूट फाइल किया गया फॉर रिकवरी ऑफ ट्रेड डेट्स, कि जो भी इन्होंने ट्रेड के दौरान जितना भी कर्ज लिया है उसको रिकवर करने के लिए इंग्लिश कंपनी के खिलाफ एक्शन फाइल हुआ। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया ये जो कंपनी है दिस वाज एन एलियन कंपनी, दिस इज एन एलियन कंपनी, और हम इसको इसलिए इसका जो डेट्स ये मांग रही है उसको हम पे करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सी व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली कि जो जर्मन कंपनी थी एक्चुअल में उन्हीं की एक द्वारा बनाई गई इंग्लिश कंपनी थी। सो जितने भी इंग्लिश कंपनी जब वो बिजनेस कर रही थी इंग्लैंड के अंदर, तो जितने भी उन्होंने डेट्स थे जो दिए हुए थे लोगों को, ठीक है, वो अपनी पेमेंट वापस मांग रही थी जर्मन कंपनी थ्रू दिस इंग्लिश कंपनी, जो एक्चुअल में उन्हीं की ही कंपनी थी, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स भी जर्मन थे और सारे शेयर होल्डर्स भी जर्मन थे, एक को छोड़ के बस, ठीक है। सो जब ऐसा एक्शन उन्होंने कोर्ट में लिया, सो कोर्ट ने बोला कि हम नहीं अलाउ कर सकते कि इस कंपनी के डेट्स पे किए जाएं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गई है तो ये कंपनी अब एक एलियन कंपनी बन गई है, और अगर इंग्लैंड की कोर्ट्स अलाउ करती हैं कि इंग्लैंड की जो जितनी भी ट्रेड डेब्ट उन्होंने देना है इस कंपनी का, जो एक्चुअल में जर्मन कंपनी है, दिस वुड अमाउंट टू हेल्पिंग द एनिमी, दिस वुड अमाउंट टू ट्रेडिंग विद द एनिमी, और हम अपने एनिमी की मदद करेंगे अगर हम उसके डेट्स पे करने में कोर्ट्स उसकी हेल्प करते हैं। सो वी विल नॉट डू दिस, कंपनी वाज नॉट अलाउड टू प्रोसीड विद द एक्शन, देयर डेट्स वर नॉट एनफोर्स्ड और बाय द कोर्ट्स। सो यहाँ पे रियल कैरेक्टर क्या था कंपनी का कि इट वाज एन एलियन कंपनी, इसीलिए उनका जो ये एक्शन है कोर्ट में सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट दैट वी हैव केस 4 इज अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। देखिए वेलफेयर लेजिस्लेशन क्या होती है, वो सारे एक्ट है, वो सारे लेजिस्लेशन जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए पास किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है जो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए पास किया जाता है। ऑल दीज सोशल लेजिस्लेशंस आर नोन एज वेलफेयर लेजिस्लेशन, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो दीज ऑल आर वेलफेयर लेजिस्लेशंस। सो इसमें जो हमारे सामने केस है वो है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, भावनगर का 1916 का केस है। सो इस केस के फैक्ट्स क्या है फटाफट से देख लेते हैं। देखिए एक नई कंपनी बनाई गई थी बाय अ प्रिंसिपल कंपनी। सो एक मेन कंपनी थी, उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी कह लीजिए बनाई, ठीक है, और उस नई कंपनी की अपनी कोई एसेट्स नहीं थी अलग से। प्रिंसिपल कंपनी मेन कंपनी ने अपनी ही एसेट्स उस सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दी और
उस कंपनी का कोई पर से बिजनेस नहीं था, उसको कहीं से इनकम नहीं आ रही थी। जो ये मेन कंपनी को डिविडेंड्स आते थे शेयर से या जो भी ये रिसीव करती थी इनकम, वही अपनी सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर कर दी थी, ये दिखाने के लिए कि ये जो इनकम है ये इनकम ये सब्सिडरी कंपनी कमा रही है। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने? अपनी ही इनकम एक सब्सिडरी कंपनी बना के उसको ट्रांसफर कर दी। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए ताकि वो अपने प्रॉफिट्स कम दिखा सके, अपने प्रॉफिट्स को स्प्लिट कर सके, क्योंकि अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उन्हें ज्यादा बोनस पे करना पड़ेगा मेन कंपनी को, अपने वर्कर्स को। वो नहीं चाहते थे कि हम अपना इतना ज्यादा बोनस पे करें, अपने पास ही प्रॉफिट्स रखना चाहते थे। सो उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बना के ऐसा दिखा दिया कि हम प्रॉफिट्स जो वहां ट्रांसफर करके दिखा दिया कि नहीं, ये प्रॉफिट्स ये कंपनी जो है ये इनकम कमा रही है, बट एक्चुअल में वो अलग से कोई इनकम नहीं कमा रही थी, बल्कि जो मेन कंपनी के प्रॉफिट्स है वही ट्रांसफर कर दिए थे उस सब्सिडरी कंपनी को, only for the purpose of reducing their obligation to pay the bonus। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि कंपनी जो है, ये जो सब्सिडरी कंपनी बनाई गई, इट इज ओनली अ डिवाइस, ये एक बस माध्यम है जिसके द्वारा कंपनी अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स कम दिखाना चाहती है ताकि उसको बोनस कम पे करना पड़े वर्कमैन को। हेंस दिस जो इनकम उस सब्सिडरी कंपनी की थी, इट वाज नॉट अलाउड कि वो ऐसा कर सकें। तो उनके ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में जो जितने थे वही असेस किए गए थे, एंड कंपनी वाज हेल्ड लायबल टू पे द रियल बोनस, एक्चुअल बोनस जो जितना वर्कर्स को देना बनता है। सो द नेक्स्ट केस दैट वी हैव इज केस 5 वेयर द डॉक्ट्रिन कन्फ्लिक्ट्स विद पब्लिक पॉलिसी। जहां पे पब्लिक पॉलिसी के साथ कन्फ्लिक्ट आता है, वहां पे इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया जाता है। तो द केस दैट वी हैव इज कॉनर्स ब्रदर्स वर्सेस कॉनर्स 1940 का ये केस है, इंग्लिश केस है। सो इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था, जो ये प्रिंसिपल है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, दिस प्रिंसिपल वाज अप्लाइड अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी का जो डी फैक्टो कंट्रोल है, यानी इन फैक्ट जो कंट्रोल था वो जर्मन्स के हाथ में था। एंड जर्मनी उस वक्त, जिस वक्त ये केस हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, so I'm sorry, Germany was at war with England at that time, and the company was not allowed to work, as that would have meant giving money to enemies company। देखिए, डेमलर कंपनी लिमिटेड से मिलते जुलते इसके फैक्ट्स हैं। जर्मनी की जो है इंग्लैंड के साथ वॉर हो गई थी उस टाइम पे, और कंपनी को नहीं अलाउ किया गया कि वो काम करे, क्योंकि अगर कंपनी को रन करती है, अपने ऑपरेशन रन करती है, तो जो भी वो पैसा कमाएगी इंग्लैंड से, वो कहाँ जाएगा? जर्मन्स के पास ही जाएगा, बिकॉज द कंपनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जर्मन्स। तो कोर्ट ने बोला कि अगर हम इसको अलाउ करते हैं यहाँ पे वर्क करने को, एंड दिस वुड अमाउंट टू गिविंग मनी टू द एनिमी, so it was against public policy। What is against public policy? Helping the enemy। Hence company was not allowed to work। And so next case that we have is where corporate facade is really an agency। देखिए, फसाड क्या होता है? जो फेस है, या जो ट्रू the face of the company। So where corporate facade is really an agency, जहाँ पे जो कंपनी बनाई गई है, on the face of it ऐसे लगता है कि वो कंपनी है, बट एक्चुअल में वो और कुछ नहीं बल्कि एक और कंपनी की एजेंट ही है। So per se it is not a company but just an agent of some other company। So इसमें हमारे पास जो केस है वो है RJ Films Limited 1953 का केस है। So छोटा सा ही देखिए, इसके ज्यादा बड़े फैक्ट्स नहीं है। व्हाट हैपेंड वाज, एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इंडिया के अंदर एक फिल्म प्रोड्यूस की, और उस अमेरिकन कंपनी ने ये फिल्म प्रोड्यूस की एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पे, जो उन्होंने ही इनकॉर्पोरेट की थी। इस ब्रिटिश कंपनी की 90% जो कैपिटल है वो उस अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट के हाथ में थी। सो ज्यादातर 90% जो कंट्रोल है इस ब्रिटिश कंपनी का अमेरिकन के ही पास था, ठीक है। और सारा फाइनेंस जो है फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा जो है इस अमेरिकन कंपनी ने ही दिया था। सो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने रिफ्यूज कर दिया इस कंपनी को एक इस फिल्म को एक इंग्लिश या ब्रिटिश फिल्म के तौर पर रजिस्टर करने से। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश कंपनी जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा दिखाया कि ये फिल्म ब्रिटिश कंपनी ने बनाई है, वो ब्रिटिश कंपनी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकन कंपनी की नॉमिनी थी, एजेंट थी। सो दिस फिल्म was not actually a British film but an American film। So इसलिए बोर्ड ऑफ ट्रेड ने रिफ्यूज कर दिया इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म के तौर पर रजिस्टर करने। So this is how we saw कि जहाँ पे जब एक कॉर्पोरेट फसाड को यूज किया जाता है बट एक्चुअल में वो एक एजेंसी ही है, एक एजेंट है किसी और कंपनी की। सो यहाँ पे भी कोर्ट्स ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को अप्लाई किया है, एंड दे हैव गिवन रिलीफ टू द अप्रोप्रिएट पार्टीज। दैट इज ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू न्याय अकेडमी, एंड रिंग द बेल आइकन इफ यू वांट more such videos
ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।